Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. Acceptance. Essentials of a valid acceptance. Essentials means जरूरी, वैलिड मीन्स उचित। वो सारी बातें जो एक उचित एक्सेप्टेंस के होने के लिए चाहिए, हम उन सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर टेक अप करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 29। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंदर दी गई है। इस चीज़ को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं इसका एक पासिंग रेफरेंस ले रहा हूँ। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जिस व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया गया है, कोई ऑफर दी गई है, वो व्यक्ति उसी ऑफर के लिए अपनी सहमति को शो करता है, तो हम ये मानेंगे कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और इस व्यक्ति ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। Essentials of a valid acceptance. इस जगह पर मैं आपके सामने कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स को मेंशन करूंगा और इसके बाद हम इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। द सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। द थर्ड वन इज ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर। द फोर्थ वन acceptance by whom. The fifth point is time limit for acceptance. The sixth point is no acceptance without offer. The seventh point is proposal through an agent. Eighth point is mode of acceptance. And the last point is silence cannot be prescribed as mode of acceptance. इस वीडियो के अंदर हम पहले वाले 8 पॉइंट्स को ही कवर करेंगे और साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। द फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मीन्स अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर के अंदर जो टर्म्स दी गई हैं उसके बिल्कुल एग्जैक्टली हमने अपनी एक्सेप्टेंस को देना है। An acceptance to be valid must be absolute, that is according to the exact terms of the offer. ऑफर के अंदर जो टर्म्स दी गई हैं हमारी एक्सेप्टेंस उन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। An acceptance with a variation, however slight, is not an acceptance and may amount to a mere counter offer which the original offerer may or may not accept. एक व्यक्ति ने आपको ऑफर दी, आपने उस ऑफर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, चाहे वो चेंजेस बहुत छोटे से ही हैं। जब हमने वो चेंज कर दिया तो हमारी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इट विल अमाउंट टू मियर काउंटर ऑफर, ये हमारी तरफ से एक काउंटर ऑफर मानी जाएगी, एक ऑफर के ऊपर एक नई ऑफर मानी जाएगी जिसको ओरिजिनल ऑफरर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। सो जिन टर्म्स के ऊपर हमें ऑफर दी गई है हमारी एक्सेप्टेंस उन टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। अगर हम उसके अंदर कोई भी स्लाइड चेंज कर देंगे तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पर दो पार्टीज हैं। द फर्स्ट वन इज मिस्टर सेलर, द सेकेंड वन इज मिस्टर बायर। सेलर सेज आई वॉन्ट टू सेल यू माई 1 goat and 2 sheep फॉर ₹20,000 फॉर कैश। मैं अपनी एक बकरी और 2 भेड़ें 20,000 रुपये के अंदर बेचना चाहता हूँ फॉर कैश। क्या तुम इनको लेना चाहोगे? बायर ने जवाब दिया मैं खरीदने के लिए इनको इच्छुक हूँ। बायर एक्सेप्टेड द ऑफर and he gave ₹50,000 as cash down and promised to pay the balance ₹5,000 after 10 days. बायर ने ऑफर को तो एक्सेप्ट किया और उसने 15,000 रुपया कैश डाउन दे दिया और ये एक वचन दिया कि मैं अगले 10 दिन के अंदर तुम्हें बैलेंस 5,000 रुपया दे दूंगा। अकॉर्डिंग टू लॉ
मिस्टर बायर की तरफ से ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि सेलर ने इन तीनों एनिमल्स को 20,000 रुपये फॉर कैश पे बेचने के लिए ऑफ़र दी थी। बायर ने इस ऑफ़र के अंदर चेंज कर दिया। जैसे ही बायर ने टर्म्स और कंडीशंस को चेंज किया, वहाँ पर ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। दिस इज़ नॉट ए केस ऑफ एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। इसी के अंदर हम सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मीन्स विदाउट एनी कंडीशन अटैच टू इट। ऑफर देने वाला व्यक्ति बिल्कुल फ्री है, वो अपनी ऑफर के साथ जो भी टर्म्स और कंडीशन चाहे अटैच कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस देने वाला व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस के साथ किसी नई कंडीशन को अटैच नहीं कर सकता। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। जहाँ पर एक व्यक्ति कुछ कंडीशंस को अटैच करके अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। Let us take up an example. Mr. Seller and Mr. Buyer. हमारे पास यहाँ पर दो पार्टीज हैं। सेलर बायर को एक ऑफर देता है, आई वॉन्ट टू सेल यू माई 1 goat and 2 sheep फॉर ₹20,000 फॉर कैश। मैं अपनी एक बकरी और 2 भेड़ें 20,000 रुपया कैश में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इन्हें खरीदोगे? मिस्टर बायर इस केस के अंदर जवाब देता है, यस आई एम विलिंग टू बाय दिस। मैं तुम्हारी 2 भेड़ें और 1 बकरी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड यू सेल मी योर डॉग एज वेल। अगर तुम अपना डॉग भी मेरे को इनके साथ में बेचोगे। यहाँ पर बायर ने एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ एक कंडीशन लगा दी, एंड दैट कंडीशन इज फॉर द सेल ऑफ डॉग एज वेल। जहाँ पर बायर अपनी एक्सेप्टेंस के साथ कोई कंडीशन लगा दे, इट बिकम्स ए केस ऑफ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। सो इन दोनों केसेस के अंदर ये बात क्लियर हो गई कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ द ऑफर, एंड एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस के साथ कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं की जा सकती। This is a case of qualified acceptance. Second point, acceptance must be communicated. Acceptance should always be communicated. जिस व्यक्ति को ऑफर दी गई है, वो व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करे, ऑफरर को बतलाए। Mere mental acceptance is no acceptance. सिर्फ दिमाग में सोच लेना कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, इट इज़ नो एक्सेप्टेंस। इट इज़ इनइफेक्चुअल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ए mere mental acceptance not evidenced by words or conduct is in the eyes of law no acceptance. दिमाग के अंदर सोच लेना कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, और जब हम इसको शब्दों के द्वारा या अपने काम करने के तरीके के द्वारा शो ना करें, तो कानून की नज़र के अंदर इसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं आपके सामने एक केस को टेकअप कर रहा हूँ, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877। Mr. B, a supplier, sent a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of the Metropolitan Railway Company for his acceptance. Mr. B एक कोल सप्लायर है और उसने मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर को एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा, जिसके अंदर वो ऑफर दे रहा है कि मैं मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को कोयला सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी उसकी एक्सेप्टेंस जब देगी तो मिस्टर बी उसके बाद कोयले को सप्लाई करेगा। द मैनेजर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी wrote the word approved on the same. मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर ने उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट के ऊपर अप्रूव लिख दिया। दिस इज द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रॉगडन एंड मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। The manager kept the draft agreement in the drawer of the table
intending to send it to the company's legal department for a formal contract to be drawn up for the coal supplies. मैनेजर ने इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट के ऊपर अप्रूव शब्द को लिख के अपने टेबल की ड्रॉर के अंदर रख दिया। मैनेजर की इंटेंशन ये थी कि वो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट एग्रीमेंट को कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के पास भेजेगा ताकि कंपनी इसको एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट करके कोल की सप्लाईज ले सके। By an oversight, the draft agreement remained in drawer. मैनेजर की अनदेखी से ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट इस ड्रॉर के अंदर ही रह गया। It was held that there was no contract between Metropolitan Railway Company and the supplier Mr. B, as manager had not communicated his acceptance to the supplier Mr. B. Mr. B ने, Mr. Brogdon ने मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है। कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर जवाब दिया, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का मिस्टर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर ने मिस्टर बी को अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं कम्युनिकेट करी। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं कम्युनिकेट की गई तो इन दोनों के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो रेलवे कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी नहीं किया। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के द्वारा अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ना किया जाना इस बात को प्रूव करता है इन दोनों पार्टीज के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सो द कोर्ट गिव द वर्डिक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी एंड सप्लायर मिस्टर बी टुक प्लेस। The third essentials of a valid acceptance is all terms of offer. Acceptance of the proposal will mean acceptance of all the terms of the offer. किसी proposal की acceptance को ये माना जाएगा कि ये acceptance उस proposal की सभी terms और conditions के लिए दी गई है। The fourth point is acceptance by whom. Acceptance कौन व्यक्ति दे सकता है? Acceptance must be given by the person to whom the offer has been given. Acceptance सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है जिसे कोई ऑफर दी गई है। In case of specific offer, acceptance must be given only by the person to whom the offer is made. अगर हम स्पेसिफिक ऑफर की बात करें तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है जिस व्यक्ति को ऑफर दी गई है। इस पॉइंट के अंदर मैं एक पर्टिकुलर केस को टेकअप करूंगा, दैट इज बोल्टन वर्सेस जॉन्स। हमारे पास इस केस के अंदर दो पार्टीज है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर बी मिस्टर ए का मैनेजर है। मिस्टर ए एक बिजनेस को रन करता है और मिस्टर बी उसका मैनेजर है। मिस्टर ए सोल्ड हिज बिजनेस टू हिज मैनेजर मिस्टर बी without disclosing the fact to his customers. मिस्टर ए ने अपना सारा व्यापार अपने मैनेजर मिस्टर बी को बेच दिया, लेकिन मिस्टर ए ने इस बात की जानकारी अपने कस्टमर्स को नहीं दी। इस केस के अंदर एक और पार्टी है मिस्टर सी। मिस्टर सी मिस्टर ए का एक कस्टमर है और मिस्टर सी मिस्टर ए के साथ काफी लंबे समय से व्यापार कर रहा है। Mr. C, a customer who had a running account with A, sent an order to Mr. A by his name for the supply of certain goods to him. Mr. C, जो कि Mr. A के साथ एक लंबे समय से व्यापार कर रहा था, उसका अकाउंट Mr. A के साथ चल रहा है। Mr. C ने Mr. A के नाम के ऊपर कुछ गुड्स को सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर मिस्टर बी के पास आया क्योंकि मिस्टर ए ने अपना सारा बिजनेस मिस्टर बी को बेच दिया। अब ये बिजनेस मिस्टर बी कर रहा है। मिस्टर बी के पास जब ये ऑर्डर आया तो मिस्टर बी ने इस ऑर्डर के अंदर दी गई गुड्स को मिस्टर सी को सप्लाई कर दिया। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को गुड्स सप्लाई कर दी, लेकिन मिस्टर सी ने मिस्टर बी को पेमेंट देने से इनकार कर दिया। मिस्टर सी ये कहने लगा, मैंने तो कोई ऑर्डर तुम्हें दिया ही नहीं। जब मैंने तुम्हें ऑर्डर ही नहीं दिया तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार
नहीं हूं। ये गुड्स मिस्टर बी ने सप्लाई करी। मिस्टर सी ने उन गुड्स को परचेज करने की ऑफर मिस्टर ए को दी थी और इस बात का जवाब मिस्टर ए ने नहीं दिया बल्कि मिस्टर बी ने दिया। मिस्टर बी को मिस्टर सी ने कुछ भी गुड्स को सप्लाई करने की कोई ऑफर दी नहीं। जब सी की तरफ से मिस्टर बी को कोई ऑफर ही नहीं गई तो मिस्टर बी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। मिस्टर बी ने मिस्टर सी के ऊपर पैसे की रिकवरी का केस फाइल कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। कोर्ट ने इस केस के अंदर डिसीजन दिया मिस्टर बी और मिस्टर सी के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिकॉज मिस्टर सी नेवर मेड एनी ऑफर टू मिस्टर बी एंड एज सच मिस्टर सी वॉज नॉट लायबल टू पे द प्राइस टू मिस्टर बी। क्योंकि मिस्टर सी ने तो मिस्टर बी को कोई ऑफर ही नहीं दी गुड्स को परचेज करने की और इसीलिए मिस्टर सी जो कस्टमर है वो मिस्टर बी को प्राइस देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इस केस के अंदर मिस्टर बी क्या कर सकता है? मिस्टर बी प्राइस के लिए जो केस फाइल करता है उसके अंदर तो कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया। इस केस के अंदर मिस्टर बी क्या कर सकता है? एट दी मोस्ट वो अपनी गुड्स को वापस ले सकता है लेकिन उसे इस चीज का प्राइस नहीं मिलेगा। The fifth point of essentials of a valid acceptance, that is the time limit for acceptance. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं आपके सामने दो सिचुएशन को टेकअप करूंगा। सबसे पहली सिचुएशन ए, वेयर द ऑफर प्रेस्क्राइब्स द टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, जहां पर ऑफर देने वाले ने एक्सेप्टेंस देने के लिए एक समय सीमा बतला दी है। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड, उस केस के अंदर ऑफर की एक्सेप्टेंस उसी समय के बीच में दी जाएगी। द सेकेंड सिचुएशन इज सिचुएशन बी, वेयर द ऑफर डज नॉट प्रेस्क्राइब द टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, जहां पर ऑफर देने वाले ने एक्सेप्टेंस देने की कोई समय सीमा नहीं रखी। उस केस के अंदर द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर केस के अंदर ऑफर की एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर दी जाएगी। द सिक्स्थ पॉइंट, नो एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जब तक किसी चीज की ऑफर ही नहीं आई आप उस चीज की एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन अनकम्युनिकेटेड ऑफर। एक ऑफर जो हमें कम्युनिकेट ही नहीं की गई हम उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं आ सकती, पहले ऑफर आएगी, एक्सेप्टेंस उसके बाद में आएगी। ए पर्सन हु हैज नो नॉलेज ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी सेड टू हैव एक्सेप्टेड इट merely because he happened to act just by chance in the manner prescribed by the offer. एक वो व्यक्ति जिसे ऑफर की नॉलेज ही नहीं है वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। ऐसा हो सकता है जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसने उसी प्रकार से एक्शन लिया जिस तरह से ऑफरर ने अपनी ऑफर के अंदर कहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस देने वाले व्यक्ति के पास ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी। जब एक व्यक्ति के पास ऑफर की नॉलेज ही नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। अगर उसने उस प्रकार से भी काम किया जिस तरह से ऑफरर ने ऑफर के अंदर कहा है तो भी ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। स्टूडेंट, इसके लिए आप एक बारी लालमैन वर्सेस गौरी दत्त के केस को रेफर कीजिएगा जो कि हमने ऑफर के एसेंशियल्स के अंदर डिस्कस किया है। द सेवंथ पॉइंट, प्रपोजल थ्रू एन एजेंट। अगर कोई ऑफर एजेंट के थ्रू दी गई है, इफ द प्रपोजल इज मेड थ्रू एन एजेंट इट इज सफिशिएंट इफ द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम। अगर कोई ऑफर किसी प्रिंसिपल के एजेंट के थ्रू दी गई है तो उस केस के अंदर ये बात सफिशिएंट है कि हम अपनी एक्सेप्टेंस उसी एजेंट को कम्युनिकेट करते हैं। अगर एक्सेप्टेंस एजेंट को कम्युनिकेट की गई है तो ये माना जाएगा कि ये एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल को कम्युनिकेट हो गई। इफ मिस्टर ए सेंड्स द ऑफर टू मिस्टर बी थ्रू हिज एजेंट सी
and Mr. B gives his acceptance to C, the acceptance is complete, resulting into a valid contract. मिस्टर ए का एक एजेंट है सी और मिस्टर ए अपने एजेंट के थ्रू मिस्टर बी को एक ऑफर देता है. मिस्टर बी एजेंट सी को ही अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है. इस केस के अंदर जो एक्सेप्टेंस बी के द्वारा सी को दी गई है ये माना जाएगा कि ये एक्सेप्टेंस बी के द्वारा ए को दी गई है और जहाँ पर ये एक्सेप्टेंस हो गई वहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा. इट इज इमटेरियल whether C communicates the acceptance of Mr. B to his principal Mr. A or not. Immaterial here means insignificant. ये बात insignificant है कि एजेंट अपने प्रिंसिपल को इस बात की कम्युनिकेशन करता है या नहीं करता. यहाँ पर कानून ये मान के चलेगा मिस्टर ए और मिस्टर बी का एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. The eighth point is mode of acceptance. इस पॉइंट के अंदर मैं आपके सामने दो सिचुएशंस को टेकअप करूंगा. सिचुएशन 1, where the offerer prescribes a particular mode of acceptance, then the acceptance must be given according to the mode prescribed. अगर ऑफर देने वाले ने एक्सेप्टेंस देने का कोई तरीका बतलाया है कि एक्सेप्टेंस इस तरह से दी जाए तो उस केस के अंदर एक्सेप्टेंस उसी प्रकार से दी जाएगी जो तरीका ऑफरर ने अपनी ऑफर के अंदर बतलाया है. सेकंड सिचुएशन के केस के अंदर इन केस नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर देन इट मस्ट बी गिवन एंड कम्युनिकेटेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर. जहां पर ऑफर देने वाले ने अपनी ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस देने का कोई तरीका नहीं बतलाया तो यहाँ पर ऑफरी उस पर्टिकुलर ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कुछ इस प्रकार से दे जो कि उस बिजनेस के अंदर इन जनरल वो तरीका अपनाया जाता है या वो तरीका जो कि एक रीजनेबल है. द लास्ट पॉइंट इज 9th पॉइंट. साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस देने का कोई भी तरीका हो सकता है लेकिन खामोश रहना कोई एक्सेप्टेंस देने का तरीका नहीं माना जाएगा. An acceptance must be communicated to the offerer. Offerer को acceptance ज़रूर communicate की जाए. Any mode can be used to give acceptance, but silence cannot be prescribed as mode of acceptance by the offerer. Acceptance देने का offerer कोई भी तरीका अपना सकता है लेकिन offerer ये नहीं कह सकता कि तुम अगर खामोश रहोगे तो मैं तुम्हारी तरफ से ये acceptance मानूंगा. हम इस चीज़ को खामोश रहने को एक्सेप्टेंस देने का तरीका नहीं मान सकते. साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. इसके अंदर एक लीडिंग केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले. इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है. सो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस समराइज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस. एक बिल्कुल उचित एक्सेप्टेंस होने के लिए कुछ बातों का होना बहुत ज़रूरी है. हमने अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 8 पॉइंट्स को कवर किया. द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. सेकंड पॉइंट, acceptance must be communicated to the offerer. The third point, all terms of the offer must be complied with. ऑफर के अंदर जो टर्म्स और कंडीशन रखी गई हैं एक्सेप्टेंस देने का मतलब है आपने उन सारी टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट किया है. द फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय हुम. कौन व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकता है? एक वो व्यक्ति जिसे ऑफर दी गई है एक्सेप्टेंस सिर्फ वो ही दे सकता है. द फिफ्थ पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस. ऑफरर ने ऑफर के अंदर जिस समय सीमा को रखा है एक्सेप्टेंस उसी समय सीमा के अंदर दी जाए. लेकिन अगर ऑफरर ने एक्सेप्टेंस देने के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी तो उस केस के अंदर ऑफरी रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस दे. द सिक्स्थ पॉइंट, नो एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर. अगर किसी चीज़ की ऑफर ही नहीं आई तो उसके लिए एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती. द सेवंथ पॉइंट, प्रपोजल थ्रू एन एजेंट. अगर कोई प्रपोजल एजेंट के थ्रू दिया गया है
इस केस के अंदर ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस अगर एजेंट को भी देता है तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 8th पॉइंट, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देने का कोई भी जरिया ऑफरर बतला सकता है और ऑफरर जो एक्सेप्टेंस देने का तरीका बतलाएगा उसी तरीके से ही एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। द 9th पॉइंट, दैट इज साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर देने वाला व्यक्ति अपनी ऑफर के अंदर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस देने का तरीका बतला सकता है, लेकिन खामोश रहना एक्सेप्टेंस देने का तरीका नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर देयर इज अ सेपरेट वीडियो lecture. I hope that these points must have become quite easy for you. Thank you very much.